ओके, टेस्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन देख लेते हैं अभी। और टेस्ट नंबर 8 में जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट है कि द स्पीशीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग करैक्टर्स ऑफ कम्युनिटी। ओके, सो कोई भी ऐसे स्पीशीज जो कि कम्युनिटी के करैक्टर्स को बना रही होती है उसे आप डोमिनेंट कम्युनिटी कहते हो। ओके, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी एक जगह पे पॉपुलेशंस का ग्रुप है, ये ह्यूमंस हैं, बफेलोज हैं या काउ हैं। अगर यहाँ पे ह्यूमंस का नंबर है तो आप इसे ह्यूमंस की कम्युनिटी बोलोगे, और यही डोमिनेट कर रही है तो यहाँ पे आप ह्यूमंस की कम्युनिटी का नेम यूज़ कर रहे हो। बफेलो एंड काउ जो हैं या बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में हैं, उसे आप इग्नोर कर देते हो। तो ह्यूमंस की कम्युनिटी है तो जो मेजर अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में मेंबर्स होंगे आप उन्हीं की बेस पे कम्युनिटी के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देन इज डोमिनेंट कम्युनिटी एंड विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड एंड एनर्जी। ओके, अगर आप ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रोफ्स हैं, बिकॉज स्टेटमेंट में आपको पूछा गया है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसे आप क्या बोलोगे। बिकॉज हेट्रोट्रोफ नहीं गिवन और हेट्रोट्रोफ्स के ही नेम्स हैं, तो जो डीकम्पोजर्स आपको बी ऑप्शन में गिवन है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फूड किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिकम्पोज करेगा और इसे एज अ फूड यूज़ करेगा। कार्निवोर्स आपको पता है किसी भी और एनिमल को कट करेंगे, किल करेंगे और एज अ फूड यूज़ करेंगे। इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आपको पता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रोफ्स हैं, और ये हेट्रोट्रोफ्स अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं करवा सकते, अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ये कंज्यूमर्स की फर्दर जो टाइप्स हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये 3 टाइप्स हैं कंज्यूमर्स की। इनकी एक्सप्लेनेशन में अभी हम नहीं जा रहे बिकॉज ये आप डिटेल के साथ क्लास में पढ़ चुके हो। तो कंज्यूमर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसे आप कंज्यूमर कहते हो। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है। सो करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन ए। द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज फिक्स्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड। ओके, 2 तरह की डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई थी क्लास में। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप कहते हो। while net primary production आप rate of storage of organic matter को बोलते हैं। ओके, ये 2 डेफिनेशंस मैंने आपको क्लास में बताई थी। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में रेट ऑफ आपने फोटोसिंथेसिस लिखा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस कि टोटल कोई भी प्लांट सनलाइट को यूज़ करते हुए कितनी फूड प्रोड्यूस करवा रहा है, वो उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है तो फूड ज़्यादा सिंथेसाइज हो रही है, और अगर कम होगा तो फूड कम सिंथेसाइज होगी। लेकिन जितना भी रेट था और जो टोटल अमाउंट बनी थी वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन थी। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है कि रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी प्लांट को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाकी एनिमल्स की तरह फूड चाहिए होती है। आल्दो वो फूड सिंथेसाइज करवाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, लेकिन इस फूड को वो कंज्यूम भी करता है। फूड वो कहाँ कंज्यूम करेगा? अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म या अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये एनर्जी वो रेस्पिरेशन से लेगा, और रेस्पिरेशन के लिए जो फूड ब्रेक डाउन करेगा वो वही फूड ब्रेक डाउन करेगा जो उससे फोटोसिंथेसिस में सिंथेसाइज करवाई होगी। लेकिन बिकॉज प्लांट्स की बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद वो एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर करवा देता है।
ठीक है। सो अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जो फूड उसने स्टोर करवा दी थी और जिसे बाकी कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे, ह्यूमंस या बाकी एनिमल्स यूज़ करेंगे, तो उसे आप कहते हो कि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। ठीक है। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन वो फूड होगी या वो नीड होगी जो कि हमारी पूरी करेगी आके, ये प्लांट्स की वेजिटेबल्स या प्लांट्स के फ्रूट्स हो सकते हैं। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन टोटल जितनी भी फूड प्रोड्यूस हुई थी, और नेट मीन्स के अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो उसने स्टोर करवा दिया। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है कि नेट अमाउंट जो कि एनर्जी फिक्स की है प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के लिए जो अपनी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपके ऑप्शन ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आपको पता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड सिंथेसाइज खुद करवा सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो गिवन ऑप्शंस में से जस्ट प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड सिंथेसाइज करवा सकते हैं, बाकी एनिमल्स और जो फंजाई हैं या आर्थ्रोपोड्स वो सारे अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। तो एग्जाम्पल फिर अगर आप इन चारों में से चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स को ही करेंगे, बिकॉज प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वो ऑटोट्रॉफ हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5, the organism that obtained energy from oxidation of inorganic compounds rather than sun are named as। ओके, सो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स आपसे पूछा गया है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करवाते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स के किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, बिकॉज ये एक बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करके एक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, इसके लिए जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सनलाइट होती है। ठीक है, इन दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सनलाइट देती है प्लांट्स को। वाइल इन केस ऑफ कीमोलिथोऑटोट्रॉफ्स, ये जो एनर्जी है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए वो किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से मिलेगी। ठीक है, कोई भी और जो आपका कंपाउंड है इनऑर्गेनिक नेचर का, उसे ब्रेक डाउन करवाया जाएगा, और ब्रेक डाउन करवाने से बिकॉज एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है तो कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है, तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन में उसमें एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा सनलाइट की जगह पे इन दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करके ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करवाने के लिए। तो प्रोसेस वही है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी की बेस पे आपने ये टाइप्स पढ़ी थी कि फोटोसिंथेसिस में लाइट को यूज़ करेंगे इन दोनों को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाने के लिए, और जब कीमो की टर्म यूज़ करेंगे तो कोई केमिकल को ब्रेक डाउन करेंगे, जो एनर्जी मिलेगी उसे आप यूज़ करोगे इन दोनों सब्सटेंसेस को कंबाइन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कीमोलिथोऑटोट्रॉफ्स के सन को यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन को यूज़ कर रहे हैं, और जो एनर्जी मिल रही है वो आप फूड को सिंथेसाइज करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन सी। Okay, question number 6, the movement of matter through the ecosystem is called। movement of matter it means कि जिस तरह से आपने कुछ साइकिल्स पढ़े थे, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, उसकी बात हो रही है। तो उन साइकिल्स में आपने बोला था कि जो टर्म आपने यूज़ की थी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। बायो मीन्स के कोई भी केमिकल आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जाएगी, और जियो मीन्स के ये अर्थ में मौजूद बाकी जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान एक्सचेंज होते हैं जितने भी केमिकल्स हैं, और नाइट्रोजन कार्बन जितने भी केमिकल्स हमारे सराउंडिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इनका साइकिल मीन्स के ये एक साइक्लिक फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग के दरमियान एक्सचेंज हो रहे हैं, और साइक्लिक फॉर्म में अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। डिफरेंट साइकिल्स आपने पढ़े थे, यहाँ पे हम साइकिल्स की डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन भी क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी है।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ वही है, बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑप्शन सी में ही गिवन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी। Okay, so question number 7, the decaying tissues and all the living organism in an ecosystem are collectively called, okay, biomass, decaying tissue and all the living organisms. So biomass की टर्म जब आप यूज़ करते हो तो किसी भी एरिया में या किसी भी वॉल्यूम के अंदर टोटल ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी कितनी है या मास कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें पूछा गया है डिकेइंग टिश्यूज एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, टिश्यूज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, चाहे लिविंग लाइव फॉर्म में है या डेड फॉर्म में है। इट मीन्स कि टोटल आप जब बात करोगे तो वो बायोमास की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे टोटल डेड और लाइव फॉर्म है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उसकी स्टडी पूछा गया और उसकी स्टडी को आप बायोमास कहते हो। और बायोमास क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन सी में गिवन है। सो बायोमास की डेफिनेशन, टोटल क्वांटिटी और mass of an organism in given area। ठीक है, सो किसी भी एरिया में टोटल क्वांटिटी या मास किसी ऑर्गेनिज्म का कितना है, ये ऑर्गेनिज्म मैं आपको पहले बता रही हूँ कि डेड फॉर्म में भी आप काउंट कर रहे हो और जो लाइव हैं उन्हें भी काउंट कर रहे हो। ठीक है, सो कलेक्टिवली आपने सबको काउंट करना है और बताना है कि ये बायोमास है और बायोमास इज गिवन इन ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिटीज अलोंग विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट आर नोन एज। ओके, किसी भी कम्युनिटी मीन्स कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो और फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स कि आप नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो। नॉन लिविंग मीन्स के एयर, वाटर, सॉइल जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 के करेक्ट ऑप्शन फिर आप बी मार्क करोगे, बिकॉज जब भी आप इकोसिस्टम स्टडी करते हैं तो इकोसिस्टम में आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का इंटरैक्शन स्टडी करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में आपको यही पूछा गया कि कम्युनिटीज अलोंग विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल मीन्स के एबायोटिक एंड कम्युनिटीज मीन्स के बायोटिक की बात हो रही है। और बायोटिक और एबायोटिक के इंटरैक्शन को आप इकोसिस्टम कहते हो। अच्छा जी, तो बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस में जो स्पीशीज़ हैं या पॉपुलेशन है उन सब में आप जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर जस्ट एक ही इसमें बन रहा है और वो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। Okay, question number 9, the species on which many other species depend are termed as। क्वेश्चन नंबर 9, की स्टोन स्पीशीज इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करोगे एंड की स्टोन स्पीशीज क्यों मार्क करोगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये एग्जांपल क्लास में वैसे हमने बात की हुई है कि सी अर्चन एज अ फूड यूज़ करता है कैप को। ये कैप्स जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब एक साथ रह रहे होते हैं तो एक फॉरेस्ट की तरह का अपीयरेंस प्रोवाइड करता है और इस फॉरेस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा और स्पीशीज़ जो हैं एज आ उनसे प्रोटेक्शन लेने के लिए, शेड लेने के लिए उनके नीचे रह रही होती हैं। सो अगर ये सी अर्चन कैप्स को ईट कर रहा है, कैप्स का नंबर कम होता जा रहा है, इट मीन्स के जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। बहुत सी और स्पीशीज़ के लिए जो एक हाउस था वो उनका डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो ये जो सी अर्चन है
बहुत सी स्पीशीज़ के लिए ना सिर्फ कैप्स को ईट कर रहा है और इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका नंबर कम करवा रहा है, बल्कि और भी बहुत सी स्पीशीज़ के लिए डैमेज काज करवा रहा है और उनके स्पीशीज़ का या उनका हाउस जो है वो ख़त्म कर रहा है। तो ये जो सी अर्चन है इसे एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट करता है, सी ऑटर। अब अगर सी ऑटर सी अर्चन को ईट करेगा तो सी अर्चन का नंबर कम हो जाएगा। सी अर्चन का नंबर कम हो गया तो वो कम कैप्स को ईट करेगा और ये कम कैप्स ईट होने की वजह से फॉरेस्ट भी कम ही फर्दर कम होंगे और जो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए हाउस था वो भी कम डिस्ट्रॉय होगा। तो ये सी ऑटर बेसिकली एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बहुत सी अदर स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, बिकॉज ये सी ऑटर बाकी सारे स्पीशीज़ के इफेक्ट करता है, उसकी प्रेजेंस जो है बाकी सारे स्पीशीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सी ऑटर को आप कहते हो कि ये कीस्टोन स्पीशीज़ हैं। ठीक हो गया। सो ये कीस्टोन स्पीशीज़ जिसे आपने सी ऑटर बोला बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इफेक्ट काज करवा रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि कीस्टोन स्पीशीज़ जो हैं वो हमेशा बेनिफिट काज करवाएं। इसका इफेक्ट जो है वो रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन इस एग्जांपल में हमने उसका बेनिफिट दिखा। तो ये सी ऑटर इज़ अ कीस्टोन स्पीशी बिकॉज ये सी अर्चन को ईट करेगा और बहुत सी बाकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उनका हाउस डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में जो आपको पूछा गया, स्पीशीज़ ऑन विच मैनी अदर स्पीशीज़ डिपेंड, ठीक है। सो कोई भी ऐसी स्पीशीज़, यहाँ पे स्पीशीज़ की एग्जांपल आपने सी ऑटर ली तो जिसके ऊपर बाकी सारी स्पीशीज़ डिपेंड कर रही होंगी उसे आप बोलोगे कि ये कीस्टोन स्पीशी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन आपका करेक्ट फिर सी है। और क्वेश्चन नंबर 10, इन इकोलॉजिकल मॉडल फूड चेन्स आर कॉम्प्लेक्सली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर नॉन एज। ओके, आप लोगों ने फूड चेन एंड फूड वेब इसकी एक एग्जांपल पढ़ी थी, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने ड्रॉ की है ये फूड वेब की है। फूड वेब में बहुत ज़्यादा फूड चेन्स कंबाइन करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये जो बहुत छोटी सी जस्ट मैंने एक फूड वेब ड्रॉ की है बिकॉज टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाना था, तो आप इससे बड़ी भी और कॉम्प्लेक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपकी फर्स्ट फूड चेन है, फूड चेन एक आपका ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लांट्स को रैबिट ईट करते हैं एंड रैबिट को फॉक्स। ओके, सो ये आपकी फूड चेन थी, सिंपल एंड कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर। वाइल जो फूड वेब है इसमें बहुत ज़्यादा फूड चेन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, मैंने 3 फूड चेन्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। आप 6 ड्रॉ कर सकते हो, आप 7 ड्रॉ कर सकते हो, जितना आपको टाइम मिला हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। सो फूड वेब के अंदर बहुत ज़्यादा फूड चेन्स एक साथ कंबाइन हुई होती हैं और फूड चेन एक सिंपल लीनियर फॉर्म में होती है। तो क्वेश्चन जो अभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, food chains are complexly interconnected with each other. So food chains कॉम्प्लेक्सली इंटरकनेक्ट हैं, कनेक्ट हैं, तो फिर ये ऑब्वियसली अभी हमने बात की फूड वेब है, लेक्चर में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Okay, question number 11, in last stage of succession species of plants and animals remain unchanged until destroyed by external factor. ओके, सक्सेशन की डिफरेंट स्टेजेस आपने पढ़ी थी। सक्सेशन किसी भी कम्युनिटी को बनाने के लिए जो डिफरेंट स्टेजेस उसके अंदर आती हैं वो सक्सेशन आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले आपने जो स्टेज पढ़ी थी वो क्रास्टोस लाइकन स्टेज थी। क्रास्टोस लाइकन स्टेज आपने पढ़ा कि डिकम्पोज करने के बाद फोलिएज लाइकन स्टेज, देन आपका मोस एंड हर्बेशियस, ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट स्टेज थी वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आपने पढ़ी थी। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो आपने पढ़ी थी वो एज सच रहती है, उससे चेंज नहीं आता उसके अंदर। लेकिन अगर कोई इन्वायरमेंट के अंदर बहुत
ह्यूज चेंज आता है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो कम्युनिटी तभी डिस्ट्रॉय होती है। अदरवाइज एक दफ़ा कम्युनिटी बन गई है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कि जो लास्ट स्टेज थी सक्सेशन की कम्युनिटी की डेवलपमेंट में, वो आपने क्लाइमैक्स कम्युनिटी पढ़ी थी। ओके, सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जिसे जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज करवा सकती हैं, अदरवाइज वो ईयर्स आफ्टर ईयर्स ऐसी ही रहती है, सेंचुरीज तक, उसे कोई भी चेंज नहीं करवा सकता अनलेस वहाँ पे कोई बहुत ह्यूज चेंज, कोई अर्थक्वेक या फिर कोई फ्लड आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 12, the system through which the structure of biological community evolve. ओके, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की कि कम्युनिटी की डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपने सक्सेशन की स्टेजेस पढ़ी, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू कम्युनिटी बनती है उसे आप क्या कहते हो। ऑब्वियसली उसे आप सक्सेशन कहते हैं। नीचे सक्सेशन की डिफरेंट स्टेजेस बताई हुई हैं, प्राइमरी टाइप्स बताई हुई हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी। Question number 13, when the process of succession started at the barren or bare places, the resulting succession is termed as। Succession की बेटे आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आपने पढ़ा था जब भी कोई कम्युनिटी बनती है तो वो कम्युनिटी कोई ऐसी जगह से बनेगी, कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई भी लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, ये आपने प्राइमरी सक्सेशन में पढ़ा था। दोनों के अंदर ही कम्युनिटी की सिंथेसिस होगी, लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में कम्युनिटी इस जगह से सिंथेसाइज होगी जहाँ पे पहले लाइफ का कोई सिम्टम नहीं था, लाइफ की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं थी। ओके, बैरन लैंड मीन्स कि वहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, सो बैरन लैंड का पूछा गया है तो फिर आपका प्राइमरी सक्सेशन करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन सेकेंडरी को भी रिकॉल कर लेते हैं। सेकेंडरी में आपने पढ़ा था सेकेंडरी सक्सेशन जब भी होती है तो वहाँ पे कम्युनिटी जो सिंथेसाइज हो रही होती है वो ऐसी जगह से होती है जहाँ पे पहले लाइफ तो एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उस प्लेस पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो लाइफ किसी भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, किसी भी अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी फ्लड की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया था, वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ऐसी जगह पे लाइफ का दोबारा बनना जहाँ पे लाइफ पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो सेकेंडरी सक्सेशन आपने पढ़ा था। बिकॉज इस स्टेटमेंट में बैरन लैंड से पूछा गया है जहाँ पे लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो क्वेश्चन नंबर 13 में फिर आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Okay, question number 14, the animal that depend on other animals for food and energy. Okay, कोई भी एनिमल्स जब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो आपने पढ़ा था कि उसे आप कार्निवोरस कहते हैं। गिवन सारे ऑप्शंस में से जैसे ये आपका करेक्ट है, हर्बीवोरस वो हैं जो कि प्लांट्स को खाएंगे, इंसेक्टिवोरस जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, और सैब्रोब्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो कोई भी ऐसा एनिमल जो कि दूसरे एनिमल को खाएगा फूड के लिए और एनर्जी के लिए, तो आपका वो कार्निवोरस है, एंड कार्निवोरस इज गिवन इन ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्लैट treeless and vast region in which the subsoil is frozen permanently. ओके, सारे गिवन ऑप्शंस में से जो ड्राई लैंड है, यहाँ पे आप देखते हो जो हमारी एयर है या जो हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे कभी भी ये फ्रोज़न नहीं है, यहाँ पे आइस नहीं होती है, स्नो नहीं है। तो कॉनिफिरस जहाँ पे ट्रीज़ हैं, कॉन्स बेयरिंग जो होते हैं, और जिम्नोस्पर्म भी ट्रीज़ हैं। तो गिवन सारे ऑप्शंस में से जो टंड्रा है, टंड्रा ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई भी ट्रीज़ एग्जिस्ट नहीं करते, और वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो सीज़न है वो विंटर का सीज़न चलता है, और वहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है, और वहाँ पे हमेशा फ्रोज़न कंडीशंस आपको मिलती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट ऑप्शन इज टंड्रा, एंड टंड्रा इज गिवन इज ऑप्शन सी। तो टंड्रा ट्रीलेस क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना प्लांट्स की ना एनिमल्स की, इसलिए आपने वहाँ के रीजन को ट्रीलेस बोला।
Okay, question number 16. A series of the organism each depending on other organism for food. अभी हमने पहले फूड चेन ड्रॉ की थी एक, और वो फूड चेन एंड फूड वेब का डिफरेंस भी देखा था। फूड वेब के अंदर बहुत सी फूड चेन्स कंबाइन हो रही होती हैं, वाइल यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी ऐसी सीरीज, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर आप वो ड्रॉ कर रहे हो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खा रहा है और जो खाया जा रहा होता है, ठीक है। सो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज नोन एज फूड चेन, नॉट फूड वेब। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे लिंक्स ड्रॉ करते या सीक्वेंसेस ड्रॉ करते तो उस केस में फिर ये फूड वेब होना था। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज option D, in which food chain is given. Okay, question number 17. The living organism that can prepare their food are known as, आपको पता है जो ऑटोट्रोफ्स हैं वो फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं और ऑटोट्रोफ्स नहीं कर सकते। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन ए। Okay, question number 18. Organisms that decompose organic material for energy and food. Question number 18 मैंने आपको पहले बताया था, ऑटोट्रोफ अपनी फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, उन्हें फूड कहीं और से नहीं लेनी होती। हेटरोट्रोफ अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर्स जो हैं ये कोई भी जो डेड बॉडीज़ हैं उसे ब्रेक डाउन करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो कंज्यूमर्स हैं वो कोई भी चीज़ और खा सकते हैं, प्लांट्स को या एनिमल्स को। तो करेक्ट ऑप्शन जिसमें पूछा गया कि डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स के कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स को, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर ऑप्शन सी इन क्वेश्चन नंबर 18। ओके, द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन कम्युनिटी इज टर्म्ड एज, क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट ऑप्शन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की जब भी आप टर्म यूज करते हो इट मीन्स कि आप वैरायटी की बात कर रहे हो, ठीक है। सो डाइवर्सिटी मीन्स आपने वैरायटी की बात करनी है, और यहाँ पे आपको वेरिएशन वैरायटी से लिया गया है। स्टेटमेंट में वेरिएशन ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन कम्युनिटी वैरायटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी फिर आप टर्म इसके लिए यूज करेंगे विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। Okay, question number 20. The open water at sea floor is called. Okay, ये दोनों बेटे आप लोगों ने फ्रेश वाटर लेक्स का और सी दोनों जोन्स पढ़े थे कि फ्रेश वाटर जो लेक्स हैं उसमें कौन से जोन होते हैं और सी में कौन से जोन्स होते हैं। ये आपको मैं रिकॉल कर देती हूँ। अगर हम सी का ड्रॉ करें कि ये वही फिगर्स हैं जो आपने क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक स्केच ड्रॉ कर दिया है सो डैट आपको रिकॉल हो जाए। ये जो फिगर है ये ओशंस की हमने ड्रॉ किया, ओशनिक जोन की। ये नीचे आपने पढ़ा था बेंथिक जोन है, अपर को ओशनिक कहते हो, और जो एजिस में है नैरेटिक। ये फ्रेश वाटर का है। फ्रेश वाटर लेक्स में जो लोअर वन आपका पोर्शन होता है, ये वाटर बॉडीज की डिवीजन आपने पढ़ी थी। प्रोफंडल जोन आप कहते हैं, जो अपर लिम्नाटिक, और जो सी शोर है उसे आप लिटोरल जोन कहते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई, ओपन वाटर एट सी फ्लोर इज कॉल्ड। सी फ्लोर मीन्स के अपर फिगर की बात हो रही है, तो सी फ्लोर पे उसकी ग्राउंड बेसिस पे कौन सा जोन आपको नजर आ रहा है, बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन इज गिवन इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। Okay, question number 21. The area where freshwater stream or river merges, जहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स या बॉडीज जो हैं वो मर्ज होते हैं, मिल जाते हैं किसी भी ओशंस के साथ, उसे आपने पढ़ा था आप एस्टुअरी। उस रीजन को आप कहते हो जहाँ पे फ्रेश वाटर ओशंस जो हैं वो मर्ज होते हैं आके। तो एस्टुअरी इज गिवन इन ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 21।
ओके, क्वेश्चन नंबर 22, करंट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज। यहाँ पे जो आपकी बुक में डाटा है, बिकॉज पेपर आपकी बुक से बनता है तो आपने बुक वाला ही डाटा याद करना है। तो बुक के डाटा के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है करंट, वो 6.1 बिलियन है। ये आपकी बुक के डाटा के अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी अगर आप रिसेंट रिसर्चेस पढ़ें तो उसमें 7.8 बिलियन गिवन है ये नंबर। बिकॉज आपकी बुक में यही डाटा है तो आपको यही याद करना है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरिया इज अ प्रोड्यूसर, स्कैवेंजर, कंज्यूमर। ओके, सबसे जो रिलेट कर रहा है बैक्टीरिया से वो डिकम्पोजर है, कि जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उसको डिकम्पोज करेगा और उससे अपनी फूड लेगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन फिर डिकम्पोजर्स है, कि ये डिकम्पोज करके अपनी फूड लेता है ब्रेक डाउन करके। एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द ओपन वाटर एरिया ऑफ पॉन्ड इज कॉल्ड। ओपन वाटर, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं की, सी फ्लोर का जब आपसे पूछा गया तो इट मीन्स के ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही थी। तो यहाँ पे ओपन वाटर की बात हो रही है, तो ये जितना भी ओपन वाटर है इसे आपने बोला कि ये लिम्नेटिक जोन है। एंड लिम्नेटिक जोन इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25, द एवरेज रेनफॉल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन गिवंस जो आपको हैं, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 250 से 750 मिलीमीटर्स रेन होती है किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ये सारे इकोसिस्टम का मैंने आपको बताया था।